माननीय सदस्य डॉक्टर मेधा कुलकर्णी। आप शुरू करिए। नहीं सर, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। मेधा कुलकर्णी। नमस्ते। डॉक्टर मेधा कुलकर्णी। वक्फ संशोधन विधेयक पर अनुमोदन देने के लिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। इस विषय पर बात रखने के लिए मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मेरे लिए आज सौभाग्य की बात है कि मुझे राज्यसभा के जी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मणिपुर काहे को देर रात तक एक दिन जगो ना। मणिपुर के लिए एक दिन देर रात तक जगना चाहिए। मेधा जी बोलिए। माननीय उपसभापति महोदय, मेरे लिए आज बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज वक्फ जैसे महत्वपूर्ण बिल पर बात करने जब जा रही हूं, तब मेरा राज्यसभा का 1 वर्ष का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ रही हूं, क्योंकि भारत में इतने अच्छे निर्णय होने जा रहे हैं और हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। और इस वक्त में मैं राज्यसभा की भी मेंबर हूं और जेपीसी के मेंबर के तहत भी मुझे काम करने का और हिस्सा लेने का सौभाग्य मिला। हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित जी शाह, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और माननीय माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, मैं इनका आभार प्रदर्शित करती हूँ। माननीय उपसभापति महोदया, देश क्या है, सरकारें क्या है और सरकार की देशवासियों के प्रति जिम्मेदारी क्या है, इसकी सोच जिनकी कमजोर थी, वो लगातार इस देश पर राज्य करते रहे। लेकिन गत 10-11 साल ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं जो देश के लिए अच्छे निर्णय ले रही है और इस देश को पुण्यभू और पितृभू मानने वाली सरकार आज इस देश पर है। माननीय सभापति, उपसभापति महोदय, इस लगातार चलने वाली रफ्तार में 370 के बारे में निर्णय हुआ, अलग अलग निर्णय हुए और आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वह है वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ के बारे में जेपीसी गठित हुई और बहुत अच्छी तरह से जेपीसी ने काम किया। 38 मीटिंग्स ली गई और माननीय अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में हमने अलग अलग राज्यों का प्रवास करके बहुत अच्छी जानकारी इकट्ठा की। हमें चौंका देने वाली जानकारी मिली और इस सब जानकारी को इकट्ठा करके एक निचोड़ निकला है। मैं अभिनंदन करती हूँ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का और जेपीसी के हमारे सदस्य भाई बहनों का, क्योंकि बहुत ही अभ्यासपूर्ण पद्धति से इन्होंने काम किया। मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहती हूँ। ये रिपोर्ट कार्ड वामसी के पोर्टल का है, जो हम बात करते हैं कि हम अच्छी तरह से सुधारणा लेकर ये आए हैं कि जब भी कोई वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट हो तो उसकी जानकारी और उसका रजिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। तो इसका सिस्टम क्यों, मेथोडिकली सिस्टम क्यों नहीं थी आज तक, ये जानकारी इसे हासिल होगी। ये वक्फ रिपोर्ट कार्ड है। इसमें वक्फ करने वाले वाकिफ का नाम नहीं दिया गया है, डेट नहीं बताई गई है, सब ब्लैंक है। आप देख सकते हैं, मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगी। ये गवर्नमेंट की पोर्टल से लिया गया, डाउनलोड किया गया कार्ड है। वाकिफ का नाम नहीं है, यूआईडी नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है, रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं है, क्रिएशन डेट नहीं है, प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज नहीं है, प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशंस नहीं है, फोटो नहीं है, इंस्पेक्शन डन नो, मतलब कुछ भी नहीं बताएंगे और बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। और जब पूछा जाए तो बताएंगे कि 200 साल 300 साल पुरानी है।
200 साल 300 साल पुरानी कैसे हो सकती है? जब हम उनको पूछते हैं, हम कलकत्ता गए थे और कलकत्ता में एक IAS अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, आपके पास पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप जिस घर में रहते हो कितने सालों पहले की प्रॉपर्टी है? उन्होंने कहा नहीं, बुरखों की प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो अगर आपके पास बुरखों के प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी कार्ड हो सकता है तो वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी कार्ड कैसे नहीं हो सकता? और 200 साल की प्रॉपर्टी, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ सच्चर समिति का अहवाल बार बार हर कोई बात कर रहा है। एक अहवाल बताती हूँ, सच्चर कमिटी ने ये बात कही 2000 साल में, तब तो हमारी सरकार नहीं थी, 2006 में ये बात कही कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम इस देश में जो रह रहे हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जिनकी आमदनी 500 से भी कम है, 500 भी वो खर्चा नहीं कर सकते, ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे लोगों ने वक्फ किया? जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, क्या वो वक्फ कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे था, कोई हमारे भाई कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, लोकसभा के चुनाव के दरमियान एक डॉक्यूमेंट निकला था, उसमें कहा गया था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितनी की प्रधानमंत्री आवास योजना और कोई योजना, इनके लाभार्थी जो है उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम समुदाय है। ज्यादा से ज्यादा समुदाय ने किसी न किसी योजना का लाभ लिया है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी है तो वो पात्र कैसे बनता है, लाभार्थी कैसे बन पाता है? इसलिए बन पाता है ना कि जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, जिनकी आमदनी कम है, इसलिए ना। तो वहां की प्रॉपर्टी 2,32,000 प्रॉपर्टी वहां कहां से पैदा हुई? 1950, 1954 दोनों आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, 1954 तक अपने देश में, इस देश में केवल 37,000 प्रॉपर्टीज वक्फ की थी, वो आज 8,72,000 बन गई है। तो दुगनी तिगनी चौगुनी, मतलब सच्चर कमेटी के दरमियान 4.5 लाख थी, समझो इतनी कहां से बढ़ी? अगर मुसलमान भाई बहन हमारे यहाँ के गरीब है तो इतनी प्रॉपर्टी कैसे बनी? और 200 साल की प्रॉपर्टी वहां क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुई 54 साल में? 1954 में जो प्रॉपर्टी दिख रही थी वो 37,000 ओनली थी। तो वो प्रॉपर्टी 200 साल की अगर प्रॉपर्टी आपके पास इतनी है, 8.5 लाख प्रॉपर्टी 200 साल की अगर है, तो वो वहां रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुई? दूसरी एक बात मैं बताती हूँ कि कैसे वक्फ बाय यूज, कोई नाम नहीं, कोई जानकारी नहीं। ये प्रॉपर्टी है जालना की, ये भी वामसी पोर्टल से भी है और गवर्नमेंट के महाराष्ट्र से प्रॉपर्टी है जालना। ये प्रॉपर्टी है खरात और ढवड़े के नाम पर, यहाँ एक मंदिर है और यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ दिखाई गई है वामसी पोर्टल पर। सेम प्रॉपर्टी कैसे गई? और मैं यहाँ आज मीटिंग के लिए गई थी, अर्बन अफेयर्स की हमारी मीटिंग थी। एक भाई साहब मुझे मिले जिनका नाम था देशमुख, महाराष्ट्र से आए थे। उन्होंने मुझे एडिशनली जानकारी दी। उनका गांव है शिरसाड़ा, परळी वैजनाथ, उनका नाम है देशमुख। उन्होंने कहा कि उनके 16 एकड़ प्रॉपर्टी थी, उनके बाजू में एक मुस्लिम समुदाय की वो भी 16 एकड़ प्रॉपर्टी थी। दोनों प्रॉपर्टी मिलाकर अचानक से वक्फ जाहिर कर दी। अचानक से कैसे हो सकता है? और दोनों ने, मतलब देशमुख जी भी गए और मुसलमान जो भाई थे वो भी गए और उन्होंने पैसे देके प्रॉपर्टी वापस ले ली, पैसे देके। मतलब ये करप्शन चल रहा है। करप्शन की और एक मैं बात करूंगी, लेकिन बाद में करूंगी। जानकारी के बारे में कोई पूछ रहा था, मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है जहां प्रॉपर्टी 0 लिखी गई है। ऐसी उत्तर प्रदेश में कितनी प्रॉपर्टीज है जिनका एरिया 0 मार्क किया गया है? 61%। 61% प्रॉपर्टीज ऐसी है जिनकी प्रॉपर्टी का क्षेत्र जो है, एरिया जो है, वो 0 मार्क किया है। मैं एक सैंपल बताती हूँ केवल उत्तर प्रदेश का, पूरा का पूरा पेज। ये है मॉस्क, ये ग्रेवयार्ड है,
मुरादाबाद ये एरिया है 0 ग्रेवयार्ड 0 एकड़ का हो सकता है, मस्जिद 0.000 मतलब क्या है? तो ये प्रकार है कि कोई भी जानकारी देंगे नहीं। वक्फ डीड कितने हैं? वक्फ डीड हम एग्जाम्पल बार बार उत्तर प्रदेश का लेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ की है, महाराष्ट्र का भी ले सकते हैं। वक्फ डीड कितनी है? 2,32,000 में से केवल 4,345 वक्फ डीड है उत्तर प्रदेश में, केवल इतने ही। क्यों भाई? 54 साल से लेकर लगातार हम एक संविधान और एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की। अगर कोई भी माता पिता भी अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देते हैं गिफ्ट में तो वो भी डीड करते हैं, गिफ्ट का डीड। तो आपको जो जिसने प्रॉपर्टी दी वो ओरली दे दी, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई देने वाला ओरली क्यों दे? तो वक्त की प्रॉपर्टी इतनी है। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैंने जेपीसी में बहुत अच्छी मन लगाकर काम किया है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। जेपीसी में हमारे एक कर्नाटक के भाई साहब आए थे, अनवर मणिपड़ी जी। अब मैं उनका बाकी का बोलूंगी नहीं यहाँ, क्योंकि मेरे मुंह से मुझे कोई गंदा नाम नहीं लेना है। जो भी उन्होंने कहा वस्तु स्थिति इतनी भयानक थी। 2,30,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की थी और उनको वहां बोलना न दिया जाए, इसलिए उन्होंने बॉटल फेंक के मारी। आपने किस्सा सुना होगा, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे इसमें समय नहीं देना है। एक बोतल वहां यहाँ उन्होंने फोड़ी और सामने माननीय अध्यक्ष महोदय के और फेंकी। मतलब ये क्या है? ये कौन सी गुंडागर्दी है? हमने तो सबका सुना, जो हमारी विचारधारा के थे उनका सुना, जो अगेंस्ट थे उनका सुना, सबका सुना। तो ये कौन सी गुंडागर्दी है? मुझे किसी ने बोला कि पटर पटर करती है बार बार, मुझे किसी ने कहा कि ये संगी है, ये है, वो है। मतलब ये क्या है? आप बोलने नहीं देंगे, आप किसी को डॉक्यूमेंट्स नहीं देने देंगे, तो ये क्या करेंगे? बार बार मिसकंडक्ट के आरोप होते रहे। मेरी महाराष्ट्र का मिसकंडक्ट का मैं बता रही हूँ। महाराष्ट्र में 36,000 प्रॉपर्टीज है, उनमें से 32,318 प्रॉपर्टीज पर मिसकंडक्ट है और हमने हिंदुओं ने और नॉन मुस्लिम लोगों ने मिसकंडक्ट के आरोप नहीं लगाए हैं, आपके ही लोगों ने लगाए हैं। आपके ही लोगों ने आप दावा करते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया और कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। आप एक बार तय तो कर लो कि ये अमेंडमेंट कोई अलग नहीं है किसी ने। एक बात मैं बताना चाहूंगी, पसमानदा समाज का उल्लेख हो रहा था। डॉक्टर फैयाज अहमद फैज वहां आकर जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मैं आज तक बहुत स्ट्रगल करके इतनी पढ़ाई करके आया हूं, मुझे कभी भी कहीं भी वक्फ की प्रॉपर्टी का और वक्फ के योजनाओं का लाभ आज तगायत कभी भी नहीं मिला है। और ये देश जो है हदीस और कुरान से नहीं संविधान से चलता है, ये उनकी बात है, आपने सुनी होगी। ये देश हदीस और कुरान से नहीं संविधान से चलता है। तो क्या जो कायदा हिंदू लोगों के लिए है, जो कायदा क्रिश्चियन लोगों के लिए है, जो कायदा जैन लोगों के लिए, वो मुसलमान प्रॉपर्टीज के लिए होना नहीं चाहिए का? और नहीं, एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगी, एक लास्ट बात, मतलब बहुत मैं 2 घंटे बात कर सकती हूँ, लेकिन एक लास्ट बात प्लीज। एक मुद्दा बार बार मिसलीड और मिसगाइड किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, ये उनकी बात समझ में नहीं आती, ऐसा नहीं है। मराठी में एक बोलते हैं की वेळ घेऊन पेडगावला गेल्यावर काय करणार, किंवा झोपेचं सोंग घेतल्यावर त्याला कसं उठवणार। जिन्होंने ये मान लिया है कि मैं जागरूक होऊंगा ही नहीं, बहाना कर रहे हैं सोने का, उनको सब मालूम है। वो कंपेयर कर रहे हैं कि एक मंदिर का ट्रस्ट और एक वक्फ बोर्ड, इसकी कंपैरिजन कैसे हो सकती है? मतलब एप्पल की संतरे के साथ कैसे कंपैरिजन हो सकती है? कैसे हो सकती है? मंदिर की कंपैरिजन मस्जिद से होगी और मस्जिद कमेटी जो लास्ट 30 मिनट्स, मंदिर की कंपैरिजन एक मस्जिद से होगी ना, और मस्जिद में कभी भी कोई भी इंटरफियरेंस नहीं है हिंदू समाज का, ना तो नॉन मुस्लिम का, कभी भी। एक 30 सेकंड लास्ट कंक्लूडिंग बस हो गया है।